Arvind Rai sir is really your real mentor. He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, so today we are going to start the first law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? क्या क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, आ जाओ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो भी थर्मोडायनामिक्स के लॉ है उनको मैं एक स्टेटमेंट में एक्सप्रेस कर सकता हूं. जैसे जीरोथ लॉ को हम क्या कहते हैं? जीरोथ लॉ इज द लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. Similarly, the first law of thermodynamics is known as the law of energy conservation. Is known as the law of energy conservation. First law of thermodynamics is the law of energy conservation. अब जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सम ऑफ एनर्जी इज कांस्टेंट. तो एनर्जी के साथ हो क्या सकता है? एनर्जी सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर हो सकती है. जितनी एनर्जी सिस्टम से बाहर जाएगी उतनी एनर्जी सराउंडिंग को जाएगी. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक लाइन में खत्म हो जाता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, या द सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट. अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खत्म हो चुका है. जो हमने अब तक पढ़ा है, लास्ट क्लास तक जो हमने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, और नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, सम ऑफ द एनर्जी इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब यह है कि मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी खत्म हो चुका है और कुछ नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में. चलो, अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने अभी वर्ड्स में देखा कि इट इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. अब इसी को अपन इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं. तो पहली इक्वेशन जो मेरे को मिलती है दैट इज डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू. डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू. व्हाट इज द वैलिडिटी? ये इक्वेशन को हम, चलो यहां पे डी क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर है, डी डब्ल्यू इंक्लूड्स द ऑल काइंड ऑफ वर्क ट्रांसफर, and dE is the change in store energy. That is the change in store energy. ये जो पहली इक्वेशन मैंने लिखी है बच्चों, dq is equals to de plus dw. What is the validity of this equation? ये कौन से सिस्टम के लिए वैलिड है? ओपन सिस्टम के लिए या क्लोज सिस्टम के लिए? सभी के लिए. क्यों? क्यों सभी के लिए वैलिड है? अरे यार, जो भी हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर होगा उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट यही होगा ना कि सिस्टम की स्टोर एनर्जी चेंज होगी.
इज दैट क्लियर? तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सारे टाइप्स की एनर्जी का, सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? इट इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जब अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे हैं, इट इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व रहती है किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए कि क्लोज सिस्टम के लिए? ओपन सिस्टम के लिए या क्लोज सिस्टम के लिए? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके लिए वैलिड है? ओपन सिस्टम के लिए कि क्लोज सिस्टम के लिए? क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड है, सेकंड ओपन सिस्टम के लिए नहीं है। कहां पढ़ा ऐसा? अरे यार मेरे भाई, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमेशा वैलिड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन, ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे सिस्टम ओपन हो या क्लोज हो, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये सारे टाइप ऑफ एनर्जी को इंक्लूड कर रहा है। This equation includes all kind of energy, so this is valid for all system and all process. The first equation, dq is equals to de plus dw is valid for all system and all process, क्योंकि यहां पे हमने हर टाइप की एनर्जी को कंसीडर कर लिया है। देखो हीट ट्रांसफर आ गया, वर्क ट्रांसफर आ गया, यानी कि एनर्जी इन ट्रांजिशन आ गई, और डीई में हर प्रकार की स्टोर एनर्जी आ गई। तो यहां पे हमने सारी एनर्जी कंसीडर कर लिया है, तो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस एंड ऑल सिस्टम। अब इक्वेशन नंबर 1 से मैं आगे बढ़ता हूं, मेरे पास आती है इक्वेशन नंबर 2, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। कैसे आया इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2? dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, राइट? चलिए, व्हाट इज de? de is the sum of all kind of store energy, so that includes the change in internal energy plus change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in flow work pv। ये बाद में डिस्कस करेंगे pv क्या है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है? What is the difference between equation number 1 and equation number 2? इक्वेशन नंबर 2 में de की जगह पे सिर्फ du लिखा हुआ है, इज दैट क्लियर? तो इक्वेशन नंबर 2 में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क, ये जो टर्म है वो जीरो हो जा रहा है। क्लियर है? ये टर्म को अगर आप जीरो कर देते हो तो डी बिकम्स डी यू। इज दैट क्लियर? तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, क्या ये यूनिवर्सल इक्वेशन है? इसको क्या हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, हाँ या नहीं? इक्वेशन नंबर 2 को क्या हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। इक्वेशन नंबर 2 तभी अप्लाई होगा जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड फ्लो वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है? तो बच्चों, अगर क्लोज सिस्टम है, फॉर अ क्लोज सिस्टम change in kinetic energy and potential energy is negligible and flow work is zero। तो क्या समझ में आया अपने को? क्या समझ में आया? ये सेकेंड इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फ्लो वर्क जीरो होगा। इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन कहां फुलफिल हो रही है? क्लोज सिस्टम में। इज दैट क्लियर?
तो जो सेकंड इक्वेशन मेरे को मिली है इसकी क्या कंडीशन रहेगी, क्या ये ओपन सिस्टम के लिए वैलिड है? अगर ओपन सिस्टम होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा, करेक्ट है? तो ओपन सिस्टम के लिए ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये वैलिड है सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, दोनों के लिए। हमने पहली वाली इक्वेशन काय के लिए वैलिड थी? ऑल सिस्टम ऑल प्रोसेस। दूसरे में हमने डीई की जगह पे डी यू कर दिया, यानी कि हमने एजम्पशन लिया कि सिस्टम जो है वो अब क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम होने पे ये तीनों का सम जो है वो जीरो हो गया। तो एक ही एजम्पशन मैंने लिया है कि डी इक्वल टू डी यू किया है, और इस एजम्पशन को ट्रू होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन है कि सिस्टम क्लोज होना चाहिए। यहां मैंने प्रोसेस का कोई कंडीशन लिया क्या? नहीं। तो ये क्या है वैलिडिटी आएगी इसकी? क्लोज सिस्टम ऑल प्रोसेस। देन इक्वेशन नंबर 3 से मेरे को मिलती है इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 से मेरे को मिलती है इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 है डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। क्या चेंज हो गया 2 और 3 में? क्या चेंज हो गया? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीडीवी हो गया। क्लियर है? चलिए अब बताइए ये थर्ड इक्वेशन जो है उसकी वैलिडिटी क्या है? क्लोज सिस्टम। क्यों रिवर्सिबल? क्यों रिवर्सिबल? क्योंकि डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पीडीवी, दैट इज ओनली वैलिड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये तीसरी इक्वेशन जो आई दैट इज ओनली वैलिड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट इज ओनली वैलिड फॉर रिवर्सिबल process. Then the fourth equation and the final equation, that is cyclic integral of dq equal to cyclic integral of dw. ये equation number 4 is obtained from equation number 1. इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इक्वेशन नंबर 1 से ऑब्टेन हुई है। कैसे? क्या चेंज है इक्वेशन नंबर 1 और 4 में? डीई जो है यहां पे हमने जीरो किया है। अगर डी जीरो कर देता हूं तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जा रहा है। इज दैट क्लियर? अभी डीई को जीरो होना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? ई क्या चीज है? सम ऑफ ऑल स्टोर एनर्जी। किस पे डिपेंड करती है स्टोर एनर्जी? स्टेट पे। और यहां पे क्या बोल रहा है कि डी जीरो होना चाहिए, तो कौन सी प्रोसेस में डी जीरो होगा? एनी साइक्लिक प्रोसेस। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इनिशियल और फाइनल स्टेट आर सेम, और स्टेट सेम है तो इंटरनल स्टोर एनर्जी का चेंज जो है वो जीरो होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसका वैलिडिटी बताओ, कौन सा सिस्टम? ऑल सिस्टम। रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस? ऐसा कहां लिखा है भाई रिवर्सिबल? कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा बच्चे, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होगा तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो गया, तो डी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो एनी साइक्लिक प्रोसेस, एनी साइक्लिक कंडीशन सिर्फ ये है कि साइक्लिक प्रोसेस होनी चाहिए, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बच्चों? तो कुल मिला के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका खत्म। दैट्स इट। देयर आर ओनली 4 इक्वेशंस, जिससे आप, मैं फिर से लिख लेता हूं इक्वेशंस को, फिर से मैं लिख लेता हूं इक्वेशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यही इक्वेशन से आपका पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। पहला क्या इक्वेशन था? डी क्यू डीई प्लस डी डब्ल्यू। वैलिडिटी
all system, all process. Second, dq is equals to plus dw. Validity, closed system, all process. Third, dq is equals to du plus pdv, closed system, reversible process. क्यों reversible process? dw is replaced by pdv, and dw is pdv is only valid for reversible process, so this equation is valid for closed system reversible process. And fourth, I obtain cyclic integral of dq is equals to cyclic integral of dw. So all system, any cyclic process. चलिए, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को दो हिस्सों में नॉर्मली डिवाइड करते हैं. पहला हिस्सा आज अपन डिस्कस करेंगे, डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. पहला हिस्सा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स applied to non फ्लो प्रोसेस. अब ये नॉन फ्लो का क्या मतलब हुआ? नॉन फ्लो यानी कि आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो फ्लो नहीं कर रहा. बात समझ में आ रही है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू नॉन फ्लो प्रोसेस, यानी कि आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो फ्लो नहीं कर रहा. क्या मतलब हुआ इसका? वर्किंग सब्सटेंस फ्लो नहीं कर रहा, इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? हाँ, स्टेट चेंज नहीं हो रहा है. अच्छा भैया, फ्लो नहीं कर रहा यानी कि वर्किंग सब्सटेंस का आपका मास कांस्टेंट रहेगा. वर्किंग सब्सटेंस फ्लो करेगा तब उसका मास चेंज होगा ना. जब वर्किंग सब्सटेंस फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब मास कांस्टेंट है. इसका मतलब हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम की. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लिए. एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द क्लोज सिस्टम एंड सेकेंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर द ओपन सिस्टम. अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम के लिए मेरे को बस ये तीन इक्वेशन जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, dq is equals to du plus dw. थर्ड इक्वेशन dq is equals to du plus pdv. और फोर्थ इक्वेशन को यूज करना है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw. राइट, वैलिडिटी अपन पढ़ चुके हैं. इक्वेशन नंबर 2 सारी क्लोज सिस्टम के लिए तो वैलिड है ही, प्रोसेस अपन लिख लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस. दिस इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड दिस इज वैलिड फॉर साइक्लिक प्रोसेस. ये तीन इक्वेशन और अब तक आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइड टू नॉन फ्लो प्रोसेस का कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हो. चलो अब बस एक सवाल का आप मेरे को जवाब दो. एक क्वेश्चन मैंने दो बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया. दो बच्चों को मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के दिया. क्लोज सिस्टम का सवाल था. क्लोज सिस्टम का एक सवाल मैंने दो बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया. एक ने उस सवाल को इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व किया और बी ने उस सवाल को इक्वेशन नंबर 3 से सॉल्व किया. सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो बच्चों को दिया. एक बच्चे ने उसको इक्वेशन नंबर 2 लगा के सॉल्व किया, यानी कि dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, और दूसरे बच्चे ने उसको dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv लगा के सॉल्व किया.
अगर ए और बी का आंसर सही नहीं आया है तो किसका आंसर सही है और किसका गलत और क्यों? ए वाले का सही है, ए वाले का सही है। चलो पहले ये बताओ कि हाँ ठीक बात है, ए वाले का सही है, क्योंकि भैया ए वाला जो था वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कहीं पे भी मैं लगा सकता था, करेक्ट है। और बी वाला मैं तभी लगा सकता था जब मेरे पास गारंटी हो, जब मेरे पास गारंटी हो कि प्रोसेस रिवर्सिबल थी। जो सवाल मैंने उसको दिया था वो क्लोज सिस्टम का था, मैंने प्रोसेस के बारे में उसको कुछ नहीं बताया, तो वो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 तो यूज कर सकता था, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 को यूज नहीं कर सकता था। इक्वेशन नंबर 3 को यूज करने के लिए दो गारंटी चाहिए। किस चीज की गारंटी? क्लोज सिस्टम होना चाहिए और साथ साथ में प्रोसेस रिवर्सिबल होनी चाहिए। तो अगर ए और बी का आंसर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या जानते हैं हम उस प्रोसेस के बारे में? हम उस प्रोसेस के बारे में कह सकते हैं कि वो प्रोसेस इरिवर्सिबल रही होगी, क्योंकि यदि वो प्रोसेस रिवर्सिबल रहती, अगर रिवर्सिबल रहती तो इक्वेशन नंबर 2 भी वैलिड हो जाता, और उस कंडीशन में अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होती तो ए और बी दोनों का आंसर मेरे को सेम मिलता। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी चूंकि ए और बी का आंसर सही नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है, तो बी का जवाब गलत है, क्योंकि बी का इक्वेशन तभी इस्तेमाल होगा जब प्रोसेस रिवर्सिबल होगा। इज इट क्लियर? तो इफ ए एंड बी इज नॉट करेक्ट, तो इसका मतलब यह है कि ये वाली इक्वेशन जो है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, इसको लगाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज इंश्योर करना है कि आपका सिस्टम क्लोज होना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन सेकेंड इक्वेशन यानी कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीवी लगाने के लिए आपको क्लोज सिस्टम के साथ साथ में रिवर्सिबल होना भी इंश्योर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ बच्चों ये बात? एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी? क्लियर है ये? चलिए, राइट ऑन। डिटरमाइन the heat transfer in following quasi static processes involving ideal gas process are performed in a piston cylinder arrangement. First, isochoric. Second, isobaric. Third, isothermal. Fourth, anipolytropic. Determine the heat transfer in terms of temperature change wherever possible, क्या क्या इक्वेशन मैं यहां पे यूज कर सकता हूं? कौन कौन सी इक्वेशन को मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यूज कर सकता हूं? डी क्यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, और हाँ
हाँ, उसके बाद आइडियल गैस की जितनी इक्वेशन है वो मैं यूज कर सकता हूँ, और डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी वो मैं यूज कर सकता हूँ. Write down question number 2. A stationary mass of gas a stationary mass of gas is compressed without friction without friction from initial state of 0.3 meter cube and 0.105 MPa 0.105 MPa to a final state of to a final state of to a final state of 0.15 meter cube 0.15 meter cube. Pressure remain constant. Pressure remain constant. Determine change in internal energy. Change in internal energy. Change in internal energy if the heat transfer is heat transfer if there is a heat if the heat transfer is 37.6 kilojoule 37.6 kilojoule of heat from the gas from the gas write down when a system when a system question number 3 when a system is taken from when a system is taken from state A to B from state A to B
along path ACB along path ACB 84 kilojoule of heat flow into the system and system does 32 kilojoule of work determine heat transfer determine the heat transfer along path ADB if the work done is 10.5 kilojoule B part B when the system returns from B to A along the curved path work done on the system is 21 kilojoule determine the heat transfer part C if UD equal to 0 UA equal to 0 and UD equal to 42 UA equal to 0 and UD equal to 42 kilojoule find the heat absorbed in process AD and DB in the process AD and DB assume close system चलिए let's try to solve the problems चलिए बच्चों बन गया तीनों क्वेश्चन हो गए कर रहे हैं आ रहे हैं बेटा रुक जाओ अभी फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है मेरे पास क्लोज सिस्टम है और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इक्वेशन आ गई dq इज इक्वल्स टू pdv राइट पहली प्रोसेस थी आइसोकोरिक राइट आइसोकोरिक मतलब कि v इक्वल टू कांस्टेंट तो v इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि dv इक्वल टू 0 हो गया तो हीट ट्रांसफर जो है वो मेरे को मिला dq
इज इक्वल्स टू डी यू। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डी क्यू इक्वल टू डी यू होगा किस सब्सटेंस के लिए? किस सब्सटेंस के लिए? सारे सब्सटेंस के लिए, क्योंकि अभी हमने सब्सटेंस का कोई कंडीशन नहीं लिखा है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को हीट ट्रांसफर निकालना है इन टर्म्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर वेयर एयर पॉसिबल। तो मैं डी क्यू को लिख दूंगा CV T2 माइनस T1। दिस इज वैलिड ओनली फॉर, क्योंकि डी यू की जगह मैं CV dt लिखा हूं, और ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए नाउ लेट्स सी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस dq इज इक्वल्स टू du प्लस pdv, या इसको प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा pv2 माइनस v1। सो दैट इज u2 माइनस u1 प्लस pv2 माइनस pv1, right? Or it can be written as u2 plus pv2 minus u1 plus pv1. Clear? So for isobaric process, heat transfer dq is equals to u2 plus pv2 minus u1 plus pv1. u plus pv is defined as another property which is known as enthalpy, जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी। क्या होती है एंथैल्पी? जब अपन फ्लो प्रोसेस पे जाएंगे, एट दैट टाइम वी विल डिस्कस व्हाट इज एंथैल्पी। अभी u प्लस पीवी इज इक्वल्स टू h, तो मेरे को dq क्या मिल गया? h2 माइनस h1। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर इक्वल टू h2 माइनस h1। किसके लिए? सारे सब्सटेंस के लिए या सिर्फ आइडियल गैस के लिए? डेरिवेशन एक बार अपन देख लेते हैं कैसे आया ये। u2 माइनस du की जगह मैंने लिखा है u2 माइनस, ये वाली इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? फर्स्ट वाली, ये सबके लिए वैलिड है। यहां पे मैंने टर्म्स को रीअरेंज किया तो ये भी सबके लिए वैलिड है। यहां पे टर्म्स रीअरेंज हुए हैं यानी कि सबके लिए वैलिड है। यहां पे मैंने एंथैल्पी का डेफिनेशन लिखा है u प्लस पीवी इक्वल टू h, तो u2 प्लस pv2 हो गया h2 और u1 प्लस p1 हो गया h1। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दैट इज वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंस। दैट इज वैलिड फॉर ऑल सब्सटेंस। नाउ मेरे को इसको लिखना है चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? चेंज ऑफ टेम्परेचर में लिखना है मेरे को, तो Cp T2 माइनस T1 हो गया। Is that clear? And this is valid for, this is only valid for ideal gas. क्लियर हुआ ये पॉइंट बच्चों? क्लियर है ये? चलिए नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब यहां पे मेरे को सब्सटेंस दिया हुआ है आइडियल गैस और प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो du क्या होगा? कैसे जीरो? CVDT, हम यहां पे आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस हमारा आइडियल गैस था, तो du जो है वो जीरो हो गया। इज दैट क्लियर? तो हीट ट्रांसफर मेरे को क्या मिल गया? dq इज इक्वल्स टू pdv, राइट? एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ pdv फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या था? P1V1 ln
V2 by V1. Is that clear? So that is the heat transfer for isothermal process. ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? सारे सब्सटेंस नहीं, क्योंकि मैंने du इक्वल टू 0 लिया है. ये कहां से आया है du इक्वल टू 0? CVDT से. और ये CVDT कहां से आया है? आइडियल गैस है. तो ये जितनी भी इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, ये सारी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है. चलिए, now the polytropic process, we know that the polytropic process is only defined for the ideal gas. तो polytropic process, we know that the polytropic process is only defined for the ideal gas. तो जो भी इक्वेशन अपन लिखने जा रहे हैं वो सिर्फ आइडियल गैस के लिए वैलिड है. dq इज इक्वल्स टू du, यानी कि u2 माइनस u1 प्लस pdv, right? So that is cv t2 minus t1 प्लस pdv अपन निकाल चुके थे, that is r t2 minus t1 divided by 1 minus n. Is it clear? तो हीट ट्रांसफर मेरे को क्या मिल गया? cv माइनस r डिवाइडेड बाई n माइनस 1 t2 minus t1. Clear? Now if the process is adiabatic, then what will happen? dq equal to cv minus r divided by gamma minus 1 t2 minus t1. r divided by gamma minus 1 is क्या होता है ये? r divided by gamma minus 1 equal to cv, तो that is equal to 0. बन गया बच्चों ये सवाल? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ये सारे फॉर्मूले याद करने के, ये सारे फॉर्मूले याद करने के. याद करने का क्या काम है? कुछ है याद करने की चीजें? फर्स्ट स्लाइड जो थी जहां पे हमने 4 इक्वेशन लिखी थी, बस फर्स्ट लॉ में उतनी ही इक्वेशन मेरे को याद रखनी है. बाकी सारी इक्वेशन मैं विद इन सेकेंड डिराइव कर सकता हूं. इज इट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आई होप सबका बन गया होगा. एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी टू एनीबॉडी इन क्वेश्चन नंबर 2? बन जाएगा. आइसोबारिक प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर. आपको क्या निकालना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो निकल जाएगा. ये क्या आंसर आया? -21.8. -21.8 आ रहा है ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत किसी को? शिवदत्त, बन गया ये? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ? सबका हो गया? नहीं हुआ? चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार. देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है आपको? पहले सिस्टम में दिया गया है, व्हेन सिस्टम इज टेकन फ्रॉम ए टू बी इन फिगर अलोंग पाथ ACB. तो जब आप ACB के अलोंग लेके जा रहे हो, ए से सी और फिर बी, अगर आप ACB पाथ फॉलो कर रहे हो तो हीट फ्लो इनटू द सिस्टम 84 किलो जूल. तो मेरे को दिया है हीट ट्रांसफर DQ अलोंग पाथ ABC इज हाउ मच? प्लस और माइनस? क्यों प्लस?
क्योंकि सिस्टम में हीट एंटर हो रही है, तो ये मेरे को +84 दिया हुआ है। एंड द सिस्टम डज 32 किलो जूल ऑफ वर्क। ये क्या दिया है मेरे को? ABC इक्वल टू +32, राइट? दैट इज द डेटा गिवन टू मी। अब बोल रहा है हाउ मच द हीट फ्लो इनटू द सिस्टम अलोंग पाथ ADB if the work done is 10.5 kilojoule. DQ along path ADB क्या होगा? UB minus UA DU प्लस PDV या DW, सॉरी PDV लिखना सही है क्या मेरा? PDV लिखना सही नहीं है क्योंकि ये रिवर्सिबल है, ऐसा लिखा नहीं है। वैसे अगर कोई प्रोसेस ड्रॉ कर दी जाती है, अगर कोई प्रोसेस सॉलिड लाइन से ड्रॉ की हुई है, राइट, तो उसका मतलब होता है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। सॉलिड लाइन से अगर कोई लाइन खींची हुई है तो उसका मतलब है कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर हुआ ये बात? तो अगर नहीं भी लिखा है तो आई कैन एज्यूम इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये सॉलिड लाइन में लाइन खींची हुई है। चलिए, लेकिन तब भी मैं अभी, जब तक मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है रिवर्सिबल मानने की, मैं रिवर्सिबल इसको नहीं मानूंगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं WADB। कैन आई फाइंड आउट UB माइनस UA? WADB मेरे को दिया हुआ है। WADB कितना दिया है? डन, एंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 21 किलो जूल। तो WADB इज इक्वल टू क्या? इफ द वर्क डन इज 10.5 किलो जूल, सॉरी, तो हाँ, तो प्लस 10.5, ये प्लस है कि माइनस है? पार्ट बी इफ द वर्क डन इज, ये डाउटफुल है स्टेटमेंट। चलो अभी अपन इसको बाय द सिस्टम ही मान के चल रहे हैं, तो इसको अपन प्लस 10.5 किलो जूल लिख लेते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब चलिए अपन इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। अब मेरे को चाहिए QADB। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ QADB। इज इट क्लियर? और उसके लिए मेरे को चाहिए UB माइनस UA। So how would I find out the value of UB minus UA? मेरे को पता है QABC is equals to UB, फाइनल स्टेट जो था वो B था, तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट UB माइनस UA प्लस WABC। यस नो? चलिए, तो ये मेरे को दिया है 84, UB माइनस UA मेरे को मिल गया प्लस 32, सो दैट इज UB माइनस UA इज इक्वल्स टू 52 किलो जूल। क्लियर है बच्चों ये? तो हीट ट्रांसफर कितना मिलेगा मेरे को QADB? QADB कितना आया? 62.5 किलो जूल। इज इट क्लियर? चलिए, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? व्हेन द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम B to A अलोंग द कर्व पाथ। अभी सिस्टम वापस B से A पे आ रहा है अलोंग द कर्व पाथ। द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 21 किलो जूल। आपको हीट ट्रांसफर निकालना है। कैसे निकालोगे? कर्व्ड पाथ, इससे आप वापस आ रहे हो। क्लियर है? तो अभी इस पाथ में कितना हीट ट्रांसफर होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, जब आप A से C B गए थे,
जब आप ए सी बी गए थे तो आपका जो हीट ट्रांसफर हुआ था क्यू, हीट ट्रांसफर जो हुआ था वो हुआ था +84, क्यू +84 था और डब्ल्यू जो था वो +32 था। करेक्ट है। अब आप बी से ए आ रहे हो, बी से ए आ रहे हो, और जब आप बी से ए आ रहे हो, बी से ए आ रहे हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, बी से ए आने पे वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि क्या दिया हुआ है ये मेरे को, -21 किलो जूल का वर्क आपको करना पड़ रहा है। क्या ए सी बी एक साइक्लिक प्रोसेस है? ए सी बी ए forms a cyclic process, and so for cyclic process we know that the cyclic integral of heat transfer equal to cyclic integral of work transfer. तो टोटल हीट ट्रांसफर इस प्रोसेस में कितना हुआ? टोटल हीट ट्रांसफर इस प्रोसेस में हुआ 84 प्लस क्यू, क्यू जो है वो इस प्रोसेस का हीट ट्रांसफर है। तो 84 प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 32 माइनस 21। क्लियर? तो क्या वैल्यू मिली मेरे को क्यू की? -73 किलो जूल। बन गया बच्चों ये? चलिए, अब बोल रहा है फाइंड द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेस एडी एंड डीबी। अच्छा, यूडी मेरे को दिया हुआ है। चलिए, कैसे निकलेगा हीट ट्रांसफर एडी और क्यू एडी इज इक्वल्स टू क्या होगा? यूडी माइनस यूए। फाइनल स्टेट जो था वो डी था, तो यूडी माइनस यूए हो गया, प्लस डब्ल्यू एडी। यूडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 42 और यूए दिया है 0। 42 माइनस 0 प्लस डब्ल्यू ए डी। Is there any way I can calculate WAD? क्या मैं WAD निकालने का कोई डेटा मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे जिससे मैं निकाल पाऊँ? तो यहाँ पे अब मेरे को एज्यूम करना पड़ेगा रिवर्सिबल प्रोसेस, and then WAD is equals to PdV and that is equal to 0. Sorry, P is constant, so that is PV2 minus V1. ये मेरे को मिला PdV PV2 माइनस V1। और क्या डेटा दिया है मेरे को? सिस्टम इज टेकन फ्रॉम कर्ड पाथ। एडीबी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? ट्वेंटी वन। अच्छा चलो, क्या बी से? हाँ वो तो ठीक है, पर ये एडीबी के बारे में तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया ना इस पाथ के बारे में। एडीबी पाथ में मैंने सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट बी इन फिगर एसीबी मेरे को दिया हुआ है। हाउ मच विल द हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम व्हेन द अलोंग, अच्छा एडीबी में दिया तो है, अलोंग पाथ एडीबी इफ द वर्क डन इज 10.5 किलो जूल। एडीबी मेरे को दिया हुआ है वर्क डन WAD B is equals to
work done WADB, work done is 10 point, how much the heat flows, 10.5 kilojoule, करेक्ट है. अब WAD प्लस DB इक्वल टू 10.5 होगा. ADB दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं मैं, यस नो, A से D और D से B, करेक्ट है. अब D से B जो जा रहा है, D से B जो जा रहा है वो आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू जा रहा है. क्लोज सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि वर्क डन 0 होगा. WDB इक्वल टू 0, राइट. WDB इक्वल टू 0 आ गया तो WAD मेरे को मालूम चल गया. WAD इज इक्वल टू 10.5 किलो जूल. क्लियर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QAD? QAD आ गया 52.5 किलो जूल. क्लियर है. चलिए लास्ट पार्ट. क्या गिरा रहा है भाई? लास्ट पार्ट आपका निकालना है QDB. QDB क्या फॉर्मूला बनेगा? U क्या? UB माइनस UD, UB माइनस UD प्लस WBD, राइट. अब UB माइनस UA अपन निकाले थे. UB माइनस UA इक्वल टू आया था 52 और UA 0 था तो UB मेरे को मिल गया 52, राइट. UB मेरे को मिल गया 52 तो ये आंसर आ गया मेरा 52 और UD मेरा आया था कितना, क्वेश्चन में दिया था 42 प्लस 0, so that is प्लस 10 किलो जूल. क्लियर है बच्चों? ये अभी तक जो पढ़ा है, जो डिस्कस किया है वो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, एनी डाउट टू एनीबॉडी? चलिए ठीक है, अभी 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हाइड्रोलिक मशीन जो है वो स्टार्ट करेंगे.